मेरा नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है और पॉपुलरली नरेंद्र निर्मल नाम से भी जाना जाता हूँ। मैंने 42 वर्ष तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग, देन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स और फिर एचआर में काम किया और थ्रू आउट लाइफ मैंने जेके टायर में ही काम किया। वहीं 78 में ज्वाइन किया था, 18 में रिटायर हुआ और फिर उन्होंने एक एकेडमी एस्टेब्लिश की जेके ग्रुप के लिए। उसको मैंने 1.5 ईयर हेड किया और फिर जब फर्स्ट कोरोना आया तब उसको वो भी बंद हुई और मैंने उस काम को छोड़ दिया। तो ये तो रहा एक मेरा कैरियर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी लोअर लेवल से, यू कैन से दैट सुपरवाइजरी लेवल उससे किया। और जब मैं रिटायर हुआ तो एज ए हेड ऑफ एचआर जीएम वहाँ से रिटायर हुआ मैं, एंड हेड ऑफ दैट लर्निंग एकेडमी। लेकिन इसी के बीच में कुछ यात्राएं ऐसी चलती रही वेयर आई कंटिन्यूड माई लर्निंग एज ए कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम ब्यावर। I entered in industry in 1978, but then I soon realized that if I have to grow in the industry, and that time I liked private sector over government sector, and I thought that if I have to grow, then I have to continue my education. And I had two varied interests. One from the childhood is literature, and then my keenness for management. So I've been a very good reader from my early age, as early as 2.5 year or 3 year. I was very quick in learning at that time. I don't know how I have learned Akshar Gyan, okay, but I did it quickly. And then up to the age of 18, I have read thousands of books of different topics. May it be sociology, Mahabharata, Ramayana, any topic. If the book is there, I am there to read it. तो मैंने बहुत सारी डिग्री की। चूँकि मैंने बताया मेरा लिटरेचर और मैनेजमेंट दोनों था, तो मैंने MBA किया इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट बैच अर्ली 80। जब मेरी इंडस्ट्री में मैं अकेला MBA था। और उसके बाद में मैंने लिटरेचर में बहुत हिंदी एंड इंग्लिश यूनिवर्सिटी से किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द टॉपर लिटरेचर में भी। फिर लेबर लॉ किया, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। फिर MLSE यूनिवर्सिटी से 13 साल पहले PhD की कॉम्पिटेंसी मैनेजमेंट में। एंड आई एम ऑल्सो, मतलब एक जो एकेडमिक फील्ड है उससे कभी अलग नहीं हुआ, वो जुड़ा रहा। मैं अभी भी हफ्तों पढ़ाने जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने जाता हूँ। आपकी संगम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता हूँ, आपके यहाँ MHRM में पढ़ाने जाता हूँ, उदयपुर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। RS ऑफिसर्स का जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है उनको बढ़ाने जाता हूँ, और देहरादून में UPAS है उनको बढ़ाने जाता हूँ। तो ये एक अलग एरिया एकेडमिक्स का मेरे साथ जुड़ता रहा। और इंडस्ट्री में धीरे धीरे मैंने ये देखा, आने वाले टाइम में मैंने कहा अगर मैन्युफैक्चरिंग में मैं लगातार रहा तो मैं अटक जाऊँगा। पर सिंस मेरी एजुकेशन चलती रही तो 20 साल बाद मुझे एक मौका मिला। उस समय ये ISO 9000 वगैरह सब क्वालिटी सिस्टम आए थे। सो one of our president, Mr. A.B. Giri, he asked me that why don't you join this QMS for 1.5 years and then come to HR. So at that time, I had my first introduction with this quality systems. और फिर तो ये जर्नी चलती रही। फिर I became leader for TPM, then TQM, 5S, Kaizen, quality circles. और ये 2000 में मैंने क्वालिटी सर्कल्स से जुड़ना चालू किया, इसके चैप्टर से, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। QCFI का जुड़ाव JIPM और जूसे से रहा है। और इंडिया में 34 चैप्टर है इसके। राजस्थान का चैप्टर हम लोगों की टीम संभालती है, उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ अभी। और वो ये देखती है कि हम इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में, जब मैं सर्विस सेक्टर कह रहा हूँ तो हॉस्पिटल्स, IT सेक्टर, कलेक्ट्रेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इन सब में भी हम जाते हैं, उनके लिए प्रोग्राम करते हैं। तो हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं?
हम फोकस करते हैं क्वालिटी सर्कल पे, हम फोकस करते हैं 5S पे, हम फोकस करते हैं सेफ्टी सर्कल्स पे, वी फोकस ऑन लीन सर्कल्स, वी फोकस ऑन TPM, we focus on TQM, various other quality initiatives. Along with this, we also focus on quality of life. Because as soon as one enter into industry or service sector, the first thing they ignore is a relationship and second health. And I also face similar situation. जब इंडस्ट्री में स्टार्ट किया तो once you are in private industry, you cut off from the relationship from the people. Slowly, your working hours are entirely different from society. And second, to grow in the ladder, we sink ourselves entirely in the work. Or the people like who are youngsters, if they don't have laptop in their hands, they have mobile in their hands. So whether they are waiting in the queue or at the bus stand or railway station or in the bus or driving the car, they are not without mobile. And if you are in the office, you are at home, you are eating, sleeping, mobile is beside you, laptop is beside you, and you feel that this is the life. And we continue to lose our relationship and quality of life. So this QCFI also focus on quality of life. We work in agricultural sector, we work in education sector, we work in IT, we work with universities, we work with manufacturing organizations, everywhere. And to support this movement, with me is my wife, my son, my daughter. They are in different jobs and they are continuing their jobs. But with this, they also learned how to lead quality life and how to organize it. Okay. My wife continued to impart a quality education to the students. She served 3 years in a private school and she continued those habits. My daughter, who is a dentist here, Dr. Sangya Sharma, similarly, if you visit her Eva Dental Clinic on Sector 4, you will find that this clinic is different from other clinics. So this quality orientation they developed along with me, and they also developed the literary things. Now the things which are missing from the homes is magazines and books. You will rarely find 10 or 15 books in the homes beside the old books of your children when they were in the graduation, they were in the 12th, and they are not allowing you to throw it out because there is their fond memories. So those are the books. But you don't have literary books, you don't have religious books. And that is where the journey stops. The second thing with respect to quality of life, because we are talking of quality, so beside quality subjects, I will also talk on this, that we lose thread of quality of life. हमको पता नहीं चलता कब हमारा वजन 50 किलो से 60 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया, कब धीरे से ब्लड प्रेशर आ गया शरीर में, कब धीरे से डायबिटीज एंटर कर गई, कैसे कैसे धीरे धीरे दूसरी बीमारियां आने लग गई, and how they have started killing us. So most important is now, beside doing the job, is to focus on work-life balance, which at the young age, till 40, we do not talk about work-life balance. And what we lose, we ignore important relationship with the growing children who are right now below 15 years, below 16 years. We lose threads with wife lose threads with husband lose threads with wife. And we rarely find loving relationship. When I conduct happiness workshop, I come across that last kiss a husband gave to her wife was 20 years back, 15 years back, 10 years back. The last time they had the hands together was their marriage. After that, they have never fondled each other's hands. So these are the real stories of the life where we lose threads. I don't know when last you fondled your mother or your father. When you last spent quality 2 hours
for 2 hours discussing about the past with your father, who like mostly to be discussed their past. Because their past was your childhood. So they still remain in your childhood period, and you don't like it. You don't discuss it with your parents. This is how we lose threads with the parents. So in our talk, our relationship, in our quality moments, which we connect these lost threads. We try to re-establish this connect, both at work, how to connect with people, with co-workers, with leaders, with the employees, and at home with the family members, how to connect with them. So this is all we do in this Quality Circle Forum of India, Rajsamand chapter, and we do not do it alone. We come to you, we connect you with us, we give you opportunities to come along with us, spare some time sometimes, deliver a talk, or choose your expert area, make other people know about it, because each other's contribution take our nation one step ahead, take our city one step ahead, take our state one step ahead, take ourselves one step ahead. For happiness and creating work-life balance, the first thing which we need to know is what I like most, what I love to do. And when we grow in the ladders, we try to kill what we love most. I share one example here, and I have dedicated 25 years for that. There is an organization, Anuvrat Vishwa Bharati, it is a Jain organization in Rajsamand, and one of my friend, Mr. Sanadya, who was from Udaipur only, he used to be director there. So he used to call me, and always they were having 1-day session for children, 3-day, 7-day, 10-day sessions. And there were sessions throughout the year. Okay. So in the span of 25 years, I have interacted more than 10,000 students, starting from LKG to class 10th, class 11th. Many of them are now on the top of the ladders. So those 25 years, what I did, since my background is psychology also, so I helped them to open their heart and take out fear. So they always used to give me first session. And my first activity was that each student should come on the mic and give his introduction, whether he has seen mic or not. So before that, I used to give them a playing activities, around 1 hour playing activity. Then I start inviting them on the mic. Out of 10,000, only one student could not speak. I remember that experience. Otherwise, 9,999 students came, spoke from one line to having their own mic. So that is what I love. So whatever you love, as you said, devote time for it, snatch time for it, find time for it. Sometimes we do not find time for wife and suddenly she disappears. She doesn't find time for husband and suddenly husband disappears. So after disappearing, we go on repenting moments. What is the use of that? So why not to do it now? So that is what is the answer of your query, that do what you love most. And many people say it as a constraint that in organizational life it is not possible. I do not agree with that. I say it is possible. You create similar vibrations at workplace also, and people will like you. They will go along with you. Create fun activities at your workplace. People will support you. And now many people are doing that in the organizations. So that makes life easy. I was just hearing about your COVID preparation. Overnight, sending those laptops, the desktop, the tables, dongles to the 4,000 employees.
That was miraculous. That is miraculous. So I highly appreciate it. This is what employee concern is. This is what, and this makes happy. Whosoever engaged in doing this activity, he must have felt happy, relieved that I have done a great job. Very common phenomena nowadays. Actually, there is a term in sociology which is called a generation gap. So one, we all must realize that there is a generation gap. We belong to a different generation. They belong to a different generation. And remember, when you were 25-year-old and your father was 50-year-old, similar situation was there. He used to complain that you don't find time for me. And you were saying that I'm just growing, I'm doing work, I'm engaged in that. So sorry, I will talk to you tomorrow. I will talk to you tomorrow, and tomorrow never comes. So one, it is a repetition of past, coming as a hard and a harsh reality. Second, actually we don't know our children's. Because when they were studying from class UKG, LKG to post-graduation, graduation, we were fully engaged in a work life. And our priorities were work life. So now they have become alien people for us. So this is the situation. Now point is how to connect with them. Develop those interests which they are having. Talk with them about ChatGPT and he will listen to you. Talk with him about latest inventions, innovations, and he will listen to you. So you create such a thing that which is his gray area. I mean, when I talk to my son, he is engineer and MBA. So I know there is a gap between him and me. Though I have excelled in many subjects, but then still, when I talk to him, he is a marketing man. I bring a question on marketing and talk to him. Yeah, tell me how to do it. Or, though I am very good in laptop and using mobiles, but still, sometimes I become ignorant asking, yeah, this is the problem. Even ask on phone, this is the problem on laptop, how to resolve it. Or, this is the thing in the mobile which I don't know how to do it. So he take mobile from my hand and he start using. So I tell him, allow me to sit beside you and let me learn. और वो काय को माथा फोड़ी करते हो, मैं करके दे रहा हूँ ना, आप यूज़ कर लेना. So learn their language. और कभी कभी ज़बरदस्ती बैठिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन 35वें मिनट में कहेगा, हाँ बोलो, क्या बात करना है थे मेरे से, वो बोलेगा. जब आप इस सिचुएशन को 10-12 बार कर लेंगे हम, they will start finding time for us. But now they are more confident, more individualistic. They want their space in the home. So we have to respect that. We have to respect and accept that reality that now generation is having more clarity about space than us. हम कभी भी दरवाज़ा भड़ाक से खोल के अपने माँ बाप के कमरे में चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, बात कर लेते थे और ऑकवर्ड फील नहीं करते थे. अभी आप बेटे का या बहू का कमरे में अचानक से चले जाएंगे तो आप भी ऑकवर्ड फील करेंगे, वो भी करेंगे. तो ये आज की रियलिटी है. सेकंड पॉइंट जो मैं कहूँगा वो ये है, कॉमन इंटरेस्ट के फेस्टिवल्स खूब मज़े से मनाइए, खूब मज़े से. यात्राएं पॉसिबल हो छोटी छोटी तो खूब यात्राएं कीजिए. खर्चा होने दीजिए, खर्चा वापस आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है. सब 6 के 6, 8 के 8 के लोग मिलके कश्मीर जा सकते हैं, जरूर जाइए. या उत्तराखंड या कहीं भी साउथ में कहीं भी जाना है, जरूर जाइए. पैसा खर्च होगा, वापस आ जाएगा. नेचर का ये नियम है, जितना आप बहने देंगे उतना बहकर वापस आ जाएगा. मेरे ख्याल से एक बहुत छोटी परिभाषा है प्रोफेशनल की. मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, देन यू क्रिएट योर ओन डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म की. 1, when you are in Rome, behave like Romans. पहला ये तो हो गई कहावत. मीनिंग का ये है, sinking into the culture of the organization. That is the first step towards becoming professional. कि मैं उसमें कितना सिंक करता हूँ. एग्जाम्पल पकड़ता हूँ. आपकी पहली वैल्यू क्या है, जो कोर वैल्यू जो आपने डिस्प्लेस की है,
उसमें पहली वैल्यू क्या है आपकी? लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, मान लीजिए इसको कहता हूँ। अगर ये हमारी वैल्यू है और हमको यहाँ की इस कल्चर में सिंक होना है, तो इसको डे इन एंड डे आउट कैसे हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं दूसरों को सवाल नहीं पूछना पड़े, उनको कुछ कहना नहीं पड़े, वो कैसे आपके बिहेवियर को, आप क्या वो आपके एक्शन और आपके बिहेवियर में एक सिमिलरिटी देखते हैं? अगर देखते हैं तो वो प्रोफेशनलिज्म है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप प्रोफेशनलिज्म का है, वर्क में जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो आप न केवल पूरा करें बल्कि उसको एक्सेल करें। अगर आप एक्सेल करते हैं तो आप प्रोफेशनल हैं, आप अगर उसको पूरा करते हैं तो आप एक क्लर्क हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मैं क्लर्क की मानसिकता से काम कर रहा हूं या एक्सीलेंस की मानसिकता से कर रहा हूं, तब वो प्रोफेशनलिज्म है। थर्ड है कस्टमर सेंट्रिसिटी या कस्टमर फोकस, और इसी के साथ मैं एजिलिटी इसके साथ ही जोड़ूंगा। यहां जब मैं काम कर रहा हूं इस पेरिफेरी में, तो मेरे कलीग्स मेरे फर्स्ट कस्टमर हैं, और जब मैं बाहर का कोई विजिटर आके फेस करता है मुझे, जैसे मैं कर रहा हूं, आई एम अनदर टाइप ऑफ कस्टमर। और जब आपके रियल कस्टमर्स यहाँ विजिट करते हैं या ओवर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आपसे कनेक्ट करते हैं, तो वो जो आप कनेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं उसके साथ, वेयर यू अंडरस्टैंड हिम एंड ही अंडरस्टैंड यू, इज द थर्ड डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो मैं इसको प्रोफेशनलिज्म कहता हूँ। अगर हम ये करते हैं तो वो प्रोफेशनलिज्म है, अगर हम ये नहीं करते हैं तो वो कुछ और चीज़ है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और अगर इसमें से आप एक्सीलेंस को गायब कर दें तो फिर सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजमेंट बचता है। एक्सीलेंस है तो प्रोफेशनलिज्म है, और एक्सीलेंस की जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, ना आज ख़त्म होगी, ना कल ख़त्म होगी, ना परसों ख़त्म होगी। और जितना आप करते जाएंगे वो पास्ट बनता जाएगा। हर दिन, हर नया दिन नए चैलेंज के साथ नए एक्सीलेंस के दरवाजे खोलेगा। सुख और दुख दो बेटे हैं, अगल बगल में लेटे हैं। सुख और दुख दो बेटे हैं, अगल बगल में लेटे हैं। अगर मैं ओशो को कोट करूं तो एग्जैक्टली ना तो सुख है ना दुख है। दिस इज एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द थिंग। हम लाइट को सिर्फ इसलिए डिफाइन कर पाते हैं कि उस समय अंधेरा भी है। अगर अंधेरा नहीं होता तो हम लाइट को कभी डिफाइन नहीं कर पाते। अब आते हैं हैप्पीनेस पे। हर व्यक्ति ने अपनी हैप्पीनेस की एक डेफिनेशन क्रिएट कर रखी। आजकल लोग हैप्पीनेस किसको कहते हैं वो बता रहा हूं। आपने अमेजोन पे लास्ट क्या ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट पे या उस पे? लाइक व्हाट? नरेंद्र कोहली की महासभा। पहले तो ये आपको अप्रिशिएट करता हूं कि इतने पुराने राइटर को भी आप पढ़ता है। एंड महासमर इज वन ऑफ द ग्रेट बुक, बहुत अच्छी। उनकी और भी किताबें हैं नरेंद्र कोहली की, रामायण पे भी, और वंडरफुली लिखी हुई है अलग तरीके से। जैसे आजकल देवीदत्त पटनायक लिख रहे हैं, वैसे नरेंद्र कोहली की हाँ उस समय लिखी हुई है। सो आई अप्रिशिएट दैट। सो मैं ये कह रहा था, अगर आपने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदा है और वो जब आपके हाथ में पहुंचता है और जब आप उसको खोल के देखते हैं, वो मोमेंट कितनी देर स्टे करता है? नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ। कितनी देर स्टे करता है? मोमेंट्री है जरूर। ओके, सो सबसे पहली बात, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स भी जरूरी है, लेकिन वो मोमेंट्री हैप्पीनेस देते हैं, क्योंकि उस समय डोपामाइन का लेवल हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन बाद में गिर जाएगा। मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं, जिस एग्जांपल में डोपामाइन इतना बढ़ जाता है कि अगर नॉर्मल लेवल पे उतना बढ़ जाए तो डेथ हो जाएगी। आप महिलाओं को देखते हैं, प्रसव पीड़ा से गुजरती है वो,
प्रसव पीड़ा इज एज गुड एज फेसिंग डेथ। इतनी पीड़ा होती है। और दुख की बात तो यह है कि उस पीड़ा में वहाँ आदमी पास में खड़ा नहीं होता है, जबकि डॉक्टर अलाउ करते हैं आप खड़े हो सकते हैं, और उस समय अपनी बीवी का हाथ पकड़े रहें तो उसका वो पेन कम हो जाएगा। वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज में अलाउ करते हैं, यहाँ भी अलाउ करते हैं, मना नहीं करते, पर कोई ऐसी डिजायर व्यक्त नहीं करता। तो वो इतनी पीड़ा से जो ही बच्चा होता है उसकी पहली किलकारी सुनाई देती है और उनका दूध ऐसे बहता है जैसे नदी बह रही है, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। और डोपामाइन की इतनी हैवी डोज आ जाती है बॉडी में कि उनकी रुदन और क्राई जो 1 सेकंड पहले थी वो लाफ्टर में बदल जाती है। उनको इतनी हंसी आती है, इतनी खुशी होती है कि उनके रोके नहीं रुकती है। आप दोनों ने फील किया होगा, इफ यू हैव ए चाइल्ड, है ना? क्या फील तीनों में से किसी ने? ओके, फ्यूचर में कर लोगे। अगर नॉर्मल टाइम में इतनी डोज मिल जाए तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। तो ये मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया है जस्ट दुख में सुख है, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज रियली अवर स्टेट ऑफ माइंड विच वी हैव टू क्रिएट विद इन आवर सेल्व्स। दैट व्हाट आई लव मोस्ट दैट मेक्स मी हैप्पी। मेरे गार्डन में, मेरा करीब 1500 स्क्वायर फीट का गार्डन है, 3000 स्क्वायर फीट का लैंड है कांकरोली में, और उसमें मैंने ढेरों गुलाब उगा रखे हैं। और किसी भी टाइम आपको वाइट, पिंक, रेड, लाइट रेड, डार्क रेड 100-150 गुलाब कभी भी मिल जाएंगे। हालांकि ज़्यादा सेवा मेरी वाइफ करती है उसकी, पर मैं देखकर खुश होता हूँ उस गुलाब को कि यहाँ गुलाब खिलाया। अब उसमें क्या लगा? उसमें मिट्टी लगी, पानी लगा, बस यही तो लगा, बट दैट मेक्स मी हैप्पी। अगर मुझे सुबह टाइम पे उठ पाऊँ और घूमने चला जाऊँ और मेडिटेट कर पाऊँ, दैट मेक्स मी हैप्पी। ऑफन all those things which really make you happy are free. There is no money for that. कहीं मनी नहीं है। आप सुबह उठे, मम्मी के पास चले गए, 2 मिनट बात कर ली, फ्री। तो आप मुझे कुछ शेयर कीजिए, ऐसे क्या हैप्पी मोमेंट्स है जो आप से लाइक करते हैं? Sir, reading time. Sir, I enjoy watching the cartoons I watch. Because that brings back the memory, which were very beautiful. बस इसमें एक ही खतरा है हैप्पीनेस का ये रास्ता ढूंढने में। कुछ हैप्पीनेस के रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर जॉय तो होता है, हैप्पीनेस नहीं होती है, और वन साइडेड होता है। वी आर साइलेंट लिसनर्स। जैसे हम कोई सीरियल देख रहे हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, किताब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दिस इज ऑल वन साइडेड, नॉन पार्टिसिपेटिव। But there is another type of happiness which is participative. Participative is more long lasting. जैसे पहले का वक्त था ना, शाम को या कभी भी बैठ के ओवर कॉफी आधा घंटा गप्पें लगाते थे। गप्पें लगानी चाहिए, और कभी कभी उसमें 5-10 मिनट परनिंदा भी आ जाए तो कोई बात नहीं, बिकॉज दैट रिलीव यू फ्रॉम बर्डन, दैट रिलीव यू फ्रॉम स्ट्रेस। ये कीजिए कि ऐसा किसी के बारे में नहीं बोले कि किसी को दुख पहुंचाए, लेकिन डूइंग गॉसिप अबाउट पॉलिटिशियंस, इधर उधर, सिटी के बारे में, नगर पालिका ये नहीं करती, वो नहीं करती, डूइंग दैट फॉर 10-20 मिनट्स इज गुड एनफ, बिकॉज दैट रिलीव यू फ्रॉम अननेसेसरी बर्डन्स। तो कभी कभी गपास्टिक के लिए टाइम निकालिए। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। वो यही कहती है हम उसी रास्ते पर चल के खुशियाँ ढूंढते हैं। और कैसे? हम सोचते हैं कि आज मेरे पास 10 लाख का बैलेंस है, 1 करोड़ हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जिस दिन 1 करोड़ हो जाता है उसको याद ही नहीं रहता कि आज मुझे खुश होना है। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, आप बॉस के पास गए, उसने कहा कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी प्रमोट यू एज ए डिप्टी मैनेजर फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर विद इन 2 years। आप सडनली फ्लैश कर स्माइल देने लगता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। फिर बोलते हैं मैनेजमेंट इज़ वेरी हैप्पी, आपको हम 5000 का इंक्रीमेंट भी देते हैं। अगेन आपके दिल से दुआएं निकलती, वाह, आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स रिकग्नाइज्ड। आप बाहर जाते हैं, दूसरा कलीग बोलता है मुझे 10,000 का इंक्रीमेंट मिला है। So do not forward to others' opinion.
आप तुरंत जाते हो और उसी बॉस से लड़ने लगते हो जिसको 1 मिनट पहले आप धन्यवाद देते हुए नहीं थक रहे थे, उसी से जाके लड़ने लगते हो, क्योंकि वो लड़का दूसरा वाला भी उसी डिपार्टमेंट से। बोले मैं मेरे में क्या कमी थी वो बताओ। और बॉस पूछता है, मैं तो HR में रहा हूँ और इंक्रीमेंट्स लेटर, प्रमोशन सब दिए हैं। एवरीबडी इज ए ह्यूमन बीइंग, पर मैंने अपने जीवन में कभी इंक्रीमेंट को लेकर अपने बॉस से शिकायत नहीं की, ना प्रमोशन से लेकर, ना मैंने उसकी इंक्रीमेंट लेटर देखा। उन्होंने बोला, मैंने जेब में डाल दिया, घर ले जाया, वाइफ को दे दिया। फिर कभी हफ्ते भर बाद देखा होगा जब उसका हेलो इफेक्ट खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, तब उसको देखा आराम से, और ठीक है, तब तक वो आपकी शिकायतें खत्म हो जाती है। तो ये शिकायत किस बात की और क्यों? कभी मुझे भी 10,000 मिला होगा, दूसरे को 2,000 ही मिला होगा। उस दिन मैंने तो जाके ये नहीं कहा कि मेरा 4,000 कम करके उसको दे दो, वो दुखी आत्मा है उसको खुश कर दो। किया किसी ने?